न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने वाराणसी के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वह उन मुद्दों पर खरी नहीं उतर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहाल हैं। अग्निपथ योजना पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की नौकरी कर युवा रोजगार के लिए दर दर भटकते नजर आएंगे। ऐसे में हम लोग एक बूथ से 5 लोगों को जोड़ेंगे और प्रदेश भर में अग्निपथ योजना को लेकर पंचायतें करेंगे। क्या कुछ है आप लोगों का निर्णय, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी सदस्यता अभियान को प्रमुखता से चला रहा है। उसी संदर्भ में सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए यहाँ मैं बनारस आया हूँ। हमारे मंडलीय समीक्षा के यहाँ सदस्यता प्रभारी श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं और लोगों को मीटिंग जिले के गाजीपुर जौनपुर के लोगों को बुलाया। लोकदल ने तय किया है कि हम स्थानीय निकाय चुनाव जो होने जा रहा है नगर निगमों का और टाउन एरिया नगर पालिका का, उसके अपने बलबूते लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, निकाय चुनाव में आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ताकि हमारे साथ भी लोग जुड़ें और हमारे साथ हमारा संगठन मजबूत होगा, तभी मोर्चा भी मजबूत होगा। हम अकेले कमज़ोर रहें और सपा मजबूत रहे, वो कुछ ऐसे मतदाता हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी दल की मजबूती करेंगे, वो बाद में मोर्चा के साथ भी जुड़ करके मोर्चा को बनारस में लोग आपकी पार्टी से क्यों जुड़े? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाजपा काफी विकास कर रही है बनारस में। अभी हाल ही में बीते दिनों जो है 17 से 74 करोड़ की परियोजना। देखिए, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, देश में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसानों की आय दूनी करने का वायदा था, आज किसान की लागत दूनी हो गई है, आय दूनी हुई नहीं, तो देश में चौतारा संकट है। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गांधी अध्ययन सभागार में छात्र संघ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय की बीके वंदना दीदी ने शिरकत किया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय की बीके वंदना दीदी ने छात्र संघ महोत्सव के विषय में बात करते हुए बताया कि छात्रों को समाज को आगे ले जाने के लिए सही दिशा एवं मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी छात्र हैं वह शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल को आध्यात्म की तरफ लगाएं, जिससे देश विकास की ओर बढ़ सके। वहीं उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को दुखद बताया। फिल्मकार लीना मणिमेकलाई अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को लेकर सभी के निशाने पर है। वहीं वाराणसी आए भजन गायक अनूप जलोटा ने लीना को पागल कहकर पागल खाने में भेजने की बात कही। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर कहा कि जो शिवलिंग मिला है उस पर हिंदुओं का अधिकार है। भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने काशी दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फिल्मकार लीना मणिमेकलाई को पागलखाना भेज देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब उसने पहली बार पोस्टर बनाया तो ऐसा लगा कि वह अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि इस तरह के लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते रहते हैं। मगर उसने जब दोबारा वही हरकत की तो यह पक्का हो गया कि वह पागल है। पागल लोग तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। वहीं ज्ञानवापी मामले पर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है वह हिंदुओं को मिल जाना चाहिए, वहां एक और भव्य मंदिर बनना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हिंदू बहुत ताकतवर है, उनके पास गजब की सहनशीलता होती है। अनुज जी, आप लगातार भक्ति भजन करते हैं, भजन सम्राट के नाम से आपको जानते भी हैं लोग, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पर भगवान को ही आड़े हाथों लोग लेके फिल्में बना रहे हैं, अमर्यादित पोस्टरें आ रही हैं। लीना की बात कर रहे हैं तो लीना के लिए जो सबसे खराब पागलखाना हो उसमें उसको जगह दिला दीजिए। देखिए, पहली बार उसने जब पोस्टर बनाया तो हमको लगा अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रही है, तो लोग करते हैं, बेहूदी करते हैं, चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते प्रचार के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा किया
तो वो तो पक्का हो गया कि तो पागल है। तो पागल लोग तो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, तो उनको पागल खाने में रखो, वो उस तरह के चित्र बनाती रहें और उन्हीं पागलों में बांटती रहें, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे उसमें। लेकिन टीएमसी की सांसद इसको सही ठहरा रही हैं, खुले मन से वो इसका समर्थन भी कर रही हैं। उसको गलत कह दिए। अरे इसको बिल्कुल समर्थन करना ही नहीं चाहिए, गलत कह दीजिए, वो तो गलत कर रही है। कई मुस्लिम मौलाना जो हैं शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट तक के संबोधित कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं, तो ऐसे धर्म हम आपको एक बात बताएं, विचलित होना और न विचलित होना ये हमारे ऊपर है। गौतम बुद्ध एक गांव में गए, वहाँ के लोग आ गए, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, गालियाँ देने लगे कि हम तो रामकृष्ण के भक्त हैं, ये हमको क्या सिखाने आ गए। वो चुपचाप बैठे रहे, गालियाँ सुनते रहे, चल दिए। दूसरे दिन सुबह एक भक्त ने पूछा, उसने इतनी आपको गालियाँ दी, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने ली ही नहीं। उसने दी, हमने नहीं ली। तो अपने को ऐसा बनाइए। कब तक हिंदू सहिष्णु रहेगा? नहीं, हिंदू बहुत ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदू में जो एक सहने वाली बात है वो भी तो हिंदू में ही है, तो ये भी तो बहुत बढ़िया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, वो काशी भी आए थे, काशी से भी काफी लगाव रहा। मैं जानता हूँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दुख है, पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि वहाँ जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी घोषणा करता है, कोई ऐसा नियम बनाता है जिससे कुछ लोगों को कष्ट होता है, इसीलिए तो सिक्योरिटी दी जाती है ना हमेशा, कि भाई उनके पद से उतर जाने के बाद भी सिक्योरिटी दी जाती है कि कुछ लोग नाराज़ भी तो रहे होंगे कि भाई इन्होंने ये नियम बनाए थे। तो इस तरह के ये मर्डर हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारी इंदिरा जी नहीं गई इसमें। ज्ञानवापी का श्रृंगार गौरी में शिवलिंग मिलने की बात आ रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह के मामले में? क्या लग रहा है, जिस तरह से हिंदू पक्ष कर रहा है उसको अब मंदिर सौंप देना चाहिए? आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि वहाँ से शिवलिंग निकला है, हिंदुओं को मिल जाना चाहिए और एक और भव्य मंदिर बने। अरे आनंद आता है। पूर्वांचल निर्यातक संघ ने वाराणसी के नदेसर के गुरु कृपा कॉलोनी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें संस्था ने अपने कार्यक्रमों और कार्य योजना के बारे में मीडिया और समाज को अवगत कराया। पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष अमिताभ ने बताया कि भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के कार्य और उसके योगदान की अनुशंसा करते हुए उसके माध्यम से वाराणसी एवं आसपास के क्षेत्रों के जीआई टैग प्राप्त हस्तशिल्प उद्योग, वस्त्र एवं अन्य उत्पादों के निर्माताओं और निर्यातकों की योजनाओं और सुविधाओं की घोषणा की है। पिछले 40 वर्षों में दूसरी बार टैक्स जोन के तत्वावधान में हैंडीक्राफ्ट एवं गिफ्ट फेस्टिवल ग्रेटर नोएडा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहां वाराणसी और आसपास के कई प्रतिष्ठित निर्यातक और उद्यमी भाग ले रहे हैं। कितने तारीख को फेयर जो कार्यक्रम होने वाला और किस जगह होगा, इसमें कौन चीफ गेस्ट होंगे? ये जो हमारा फेयर है, ये HGH फेयर इसका नाम है। ये टेक्सोन कंपनी है, भारत की बड़ी लीडिंग कंपनी है और ये भारत का सबसे एस्टेब्लिश फर्निशिंग और गिफ्ट फेयर में से एक है। और इसका उद्घाटन श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी, जो हमारी भारत सरकार की स्टेट मिनिस्टर टेक्सटाइल है, और श्री यूपी सिंह जी और बीबी सोइन जी, जो सेक्रेटरी टेक्सटाइल और MSME सेक्रेटरी, इनके द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे ये लगेगा? ये ग्रेटर नोएडा में फेयर लगेगा। ये 12 से 15 जुलाई को इसका आयोजन है। कहाँ से लोग इसमें शामिल? इसमें जो हम लोगों को सूचना मिली है, 200 विदेशी बायर्स आने की सूचना है और जितने अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज और बाइंग एजेंट्स हैं, इन सभी लोगों की आने की उम्मीद है। और प्रदर्शित करने के लिए जो भारत में जितने अच्छे फर्निशिंग और गिफ्ट फेयर से रिलेटेड लोग हैं, वो सभी लोग। मऊ जनपद के चिड़ियाकोट थाना अंतर्गत सरसेना बाजार में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ हुई लूट की घटना करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटनास्थल से लाखों रुपए का मुद्दामाल भी जब्त किया गया है। चिड़ियाकोट थाना अंतर्गत सरसेना बाजार में बीते दिनों ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक मोहम्मद इरशाद के साथ हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा कमरवा पुलिया के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहे। पुलिस के द्वारा घटनास्थल से लाखों रुपए का मुद्दामाल भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरसेना बाजार में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले मोहम्मद इरशाद को तमंचा दिखाकर बैग छीनकर फरार हो गए थे, जिसमें 1,90,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन, फिंगरप्रिंट मशीन, बैंक ID कार्ड व अन्य कागजात थे। सरसेना कस्बे में एक व्यक्ति
मोहम्मद इरशाद जो जन सेवा ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था CSP। वो 9 बजे जब अपनी दुकान खोलने गया था 9 सवा 9 के आसपास, तो 3 बदमाशों ने उसकी बैग छीन लिया इसकी दुकान से। उस बैग में 2 मोबाइल, 1,90,000 रुपये और ATM कार्ड, कई अन्य जरूरी कागजात। इस पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पर हमारी टीम ने काम किया और ये केस आज वर्कआउट हुआ। इसमें 2 लोग, कुल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 लोग लूटने में हैं और 2 लोग रैकी करने में उनकी भूमिका है, सूचना देने की भूमिका है। इसमें जो सीधे शामिल हैं वो सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण, पंकज यादव और अरविंद यादव। ये 3 लोग सीधे लूट में शामिल हैं और 2 लोगों ने रैकी का कार्य किया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत देश के सच्चे हितैषी शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने से नाराज काशी के लोगों ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सामने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें काशीवासियों ने उनके हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सिगरा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने बताया कि शिंजो आबे की हत्या से जापान सहित पूरा विश्व मर्माहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रत्व में काशी के प्रति उनके विशेष लगाव के कारण समस्त काशीवासी शोकग्रस्त हैं। उनके दुखद निधन के उपरांत घोषित राष्ट्रीय शोक पर काशीवासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु वैश्य व्यापारियों की प्रमुख संस्था वैश्य समाज उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा जापान के आर्थिक सहयोग से निर्मित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में एक शोक सभा कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बहुत अफसोस में है। जापान के पूर्व मंत्री, भारत के मित्र, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिय मित्र और सच्चे मायने में काशी मित्र श्री शिंजो आबे जी का जो गोली मार करके अंत किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और सही माने में आबे जी ने बनारस के लिए, भारत के लिए बहुत किया है। और आज हम लोग जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में खड़े हैं, ये भी उनकी देन है। वो गंगा के नैनाग्राम दर्शनार्थी थे और बनारस में गंगा को साफ करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं उनके सहयोग से, और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वहीं इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार के लिए नहीं बल्कि रोजगार निर्माता बनने के लिए तैयार की गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर चल रहे अखिल भारतीय शिक्षा समागम के तीसरे और अंतिम दिन मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि काशी में हुए शिक्षा समागम में देश के प्रमुख राज्य के 40 विश्वविद्यालयों एवं डिम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सहित हायर एजुकेशन के 380 इंस्टीट्यूशन को आमंत्रित किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि इस 3 दिनों में 9 विषयों पर विशिष्ट लोगों ने अपनी राय रखी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहले भारत के नौजवानों को केवल शिक्षा नीति के जरिए नौकरी दिलाने वाली शिक्षा नीति बनाई गई थी। 21वीं सदी में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनना है और इसे विश्व को नेतृत्व करना है। नौजवानों को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाने पर नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में रोजगार के लिए नहीं बल्कि रोजगार निर्माता बनाने पर जोर दिया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपने पूछा, इस बार हमारा इसी साल बजट में फरवरी में आई है। आज हम जुलाई में बैठे हैं। मैं मानता हूं कि हम अगले वित्त वर्ष माने एकेडमिक ईयर तक डिजिटल यूनिवर्सिटी की काम शुरू कर देंगे। देखिए, मैं समझ गया। देखो, दृष्टिकोण भी एक होता है। मैं एक गिलास पानी आधा भरा है आधा खाली है दोनों भी देख सकता हूँ। इस कोरोना के मैनेजमेंट के उपरांत यह कम से कम भारत के चिकित्सकों के ऊपर यह ना कहा जाए स्टेथो दिखना नहीं आता है। ब्लैक होल सब जगह पे है, वो सारे को निश्चित रूप में ठीक करना चाहिए। नहीं हो गया ना, नहीं फिर वितर्क ना करें ना हम लोग। आप पत्रकार की मर्यादा में रहे, मैं मेरे उत्तर देने की मर्यादा में रहूं। ये विषय सही है, इसीलिए तो हम बैठे हैं। कोई भी विषय निर्णय करने से नहीं होता है, इसको क्रियान्वयन करने से होता है। आपकी प्रश्न वाजिब है, हम क्रियान्वयन के लिए ही बैठे हैं। थैंक यू।